नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना जीएस गुरु अक्षय श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके पॉलिटी, आपका जो टॉपिक है पॉलिटी के साथ मैं स्टार्ट किया हूँ, तो पॉलिटी में लेके चल रहा हूँ। तो सभी लोग मजा भी आ रहा होगा आपको पढ़ते हो, मुझे पढ़ा के बहुत मजा आ रहा है। कैसे हैं? सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं। आई होप सभी अच्छे होंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और बहुत जल्दी हम लोग, मैंने आपसे बताया भी था कि हरदा जो आपकी खंडवा के पास पड़ता है, वहां पे ऑफलाइन क्लासेस भी लेके आ रहा हूँ। तो आप सभी के लिए एक और अच्छी न्यूज ये है कि बहुत जल्दी मैं आप सभी के लिए हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप कल या परसों से मैं आपकी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, जेल प्रहरी की। तो जेल प्रहरी हिंदी की स्टार्ट कर दूंगा। जितने लोगों को अगर इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो मुझे पहले कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़नी है। तो इकोनॉमिक्स मैं आपकी स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। पहले आपकी हिंदी पढ़ना है या इकोनॉमिक्स, वो आपको बताना पड़ेगा। सारा का सारा डिटेल बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा डिटेल वाइज पढ़ाऊंगा। ये सारी चीजें याद रखिएगा। जैसा कि आपने अभी तक संविधान भी पढ़ा होगा, संविधान में भी देखा होगा, पूरा डिटेल से वाइज पढ़ा होगा। आई होप कोई भी ऐसा चैनल नहीं होगा जो इतना डिटेल्स में पढ़ाता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। वीडियो को जितना शेयर करें, जितने लोग इस पे जुड़ सके उतना जुड़वाने की कोशिश करें। ये आपका काम है, क्योंकि आप स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट के टच में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। कोई बाहर है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। तो हम आपके लिए जुड़ने की प्रयास कर रहे हैं, आपसे साथ कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है मेरे लाल, आपको मेरे लाल ये करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करना है। इतना काम मेरे लिए आप लोग कर सकते हो, आई होप। तो प्लीज प्लीज फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था उस दिन थे हम आजाद हो गए थे। और आजाद हो गए थे तो हमने बता दिया था, क्या बता दिया था कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे। आजादी के बाद हमने, ठीक है, हमने क्या किया था, दोबारा से संविधान सभा का गठन किया था। क्योंकि हमारा पाकिस्तान क्या हो गया था, पाकिस्तान का डिवीजन हो गया था। तो पाकिस्तान के लिए सीटें अलग कर दी गई थी और इंडिया के लिए सीटें अलग कर दी गई थी। जब डिवीजन हुआ तो मैंने बता दिया था कितनी सीटें हमारे पास बची हैं, 299 सीटें बची थी। और बताया था कि कितनी आपकी प्रांतीय, यानी कि जो भी आपकी क्या होते हैं बेटा देसी रियासतें थी, वहां से आई थी। और कितनी आपकी क्या होती है बेटा इलेक्टेड, यानी कि चुन के आई थी। अब ये सारा काम कर दिए थे। तो सारा काम होने के बाद जब उद्देश्य प्रस्ताव आया था 13 अगस्त 1946 को, तो हमने कुछ कमेटियां बनाई थी। कुछ कमेटी, कौन कौन सी कमेटी थी वो आपको ध्यान करना है। कमेटी का नाम, पहला कमेटी का नाम था बेटा, उस कमेटी का नाम आपको याद रखना है यूनियन। हाँ, हिंदी में बोल दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी कौन सी कमेटी है बेटा, आपको याद रखना है, यूनियन पावर कमेटी। तो आपसे पेपर में सीधा सीधा पूछा जाएगा, यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, संघ। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। और कमेटी का मतलब कमेटी ही लिख लेते हैं। तो आपसे पेपर में पूछेगा संघ शक्ति कमेटी के अध्यक्ष कौन है। तो संघ शक्ति कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो आपके कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक अभी यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए बेटा, यूनियन पावर कमेटी के क्या हो गए, चेयरमैन हो गए। इसके अलावा अगला आता है, अगली एक कमेटी आती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी पूरा इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि आप लोग को आती होगी। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का मतलब हो गया संघ संविधान कमेटी। संघ संविधान कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो आपको सीधा सीधा आंसर लगा देना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सीधा सीधा आंसर लगा देना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा आता है, एक और कमेटी है, उस कमेटी का नाम याद रखिएगा, कमेटी ऑफ स्टेट। कमेटी ऑफ स्टेट। कमेटी ऑफ स्टेट, कमेटी ऑफ स्टेट के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक और बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, जहां पे यूनियन लिखा आ जाए ना,
जहां पे यूनियन, ये देखो यूनियन, जहां पे भी यूनियन आ जाए ना, यूनियन जहां पे भी आपका लिख के आ जाए तो समझ जाइएगा उसके आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इस बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिएगा, एक आध तो अपवाद होंगे तो मैं बाद में बता दूंगा, वैसे 99% आपका आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो आपको याद रखना है, पहला क्या, यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के चेयरमैन कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कमेटी ऑफ स्टेट के चेयरमैन कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये कॉपी वाइज लिखते जाइएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, या तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े या हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, जहां से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे हैंड रिटन नोट्स होंगे मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े यहाँ पे। तो एक मेरा आपको नंबर अगर नहीं पता है तो नंबर आपको दे देता हूं, जितना मैं पढ़ाऊंगा वहां पे आपको मिलता जाएगा। 8299121709 ये मेरा नंबर है, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें और मुझे व्हाट्सअप करें, और मैं आपको क्या करूंगा, जितना भी यहां तक मैंने पढ़ा दिया है यहां तक मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो प्लीज हो गया होगा। चलिए तो आगे बात करते हैं, आगे कौन सी आती है कमेटी, आगे कमेटी आती है, अगली जो कमेटी होगी वो कमेटी लिखते जाइएगा आप लोग कमेंट। ठीक है, अगली कमेटी का नाम है, लिखिएगा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड मॉनिटरीज कमेटी, एंड मॉनिटरीज कमेटी। फंडामेंटल राइट्स एंड मॉनिटरीज कमेटी मतलब क्या होता है, देखिए फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष जो है वो लिख लीजिएगा बेटा, वो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले हैं प्रांतीय संविधान कमेटी। प्रांतीय संविधान कमेटी के भी अध्यक्ष कौन होंगे, तो याद रखिएगा वो अध्यक्ष होंगे आपके सरदार जी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन होंगे बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। आप सभी को बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है गुजरात में, वो किस जिले में है और किस गांव में है और कितनी लंबी है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आपकी मूर्ति बनाई गई है गुजरात में, वो किस जिले में है और किस गांव में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके अलावा अगला है नियम एवं प्रक्रिया समिति, नियम एवं प्रक्रिया समिति या कमेटी भी बोल सकते हैं, नियम एवं प्रक्रिया कमेटी या समिति। इसके चेयरमैन आपके होंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके जो आपके अध्यक्ष होंगे वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि रूल एंड प्रोड्यूस कमेटी। रूल एंड प्रोड्यूस कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा अगली कमेटी आएगी, वो कमेटी जो होगी वो संचालन समिति होती है। तो संचालन समिति के चेयरमैन भी कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन कमेटी के क्या होंगे बेटा, चेयरमैन होंगे। फिर से मैं बता देता हूं, प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, नियम एवं प्रक्रिया कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और है जिसको झंडा समिति बोलते हैं। ठीक है, तो झंडा समिति के चेयरमैन कौन है, इसका आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, मैं दो ऑप्शन देता हूं, एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक है जेपी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। दो ऑप्शन दे रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेपी कृपलानी। चलिए आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी से बताते जाए कमेंट में, मजा आ रहा है जल्दी। चलिए बहुत सही आप लोगों ने बताया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं
ये आपने लिख दिया होगा सभी ने। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जिसने हमारे संविधान को बनाने में बहुत मदद की है, यानी कि कहा जाए तो संविधान इन्हीं के अकॉर्डिंग बनाया गया था, तो आपको याद रखना है वो कमेटी का नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। उस कमेटी का नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। उस कमेटी का नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी से ये मानिएगा कि आपके जेल प्रहरी या एसएससी हो गया या किसी भी प्रकार का एग्जाम होता है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। यहां तक कि यूपीएससी में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई आप सुनिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहा हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तो नाम आने ही वाला है, क्योंकि इसके बारे में आप जानते होंगे। सबसे पहली बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई। सबसे ज्यादा पेपर पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा पेपर में, क्या पूछा जाएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना पड़ेगा कब हुई बेटा, तो आपको बताना पड़ेगा 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को इसकी क्या हुई बेटा, इसकी स्थापना हुई। और इन्हीं को काम दिया था हमने, क्या, संविधान को बनाने का। संविधान को बनाने का काम किसको दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अब पेपर में शायद ही पूछा जाए कि इसके चेयरमैन कौन थे। इसके चेयरमैन कौन थे, तो आप लोग सब लोग जानते हैं वी.आर. अंबेडकर। कौन थे बेटा, वी.आर. अंबेडकर जी थे। इनका नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा और बहुत लोग इनको मानते भी हैं, इस बात को अच्छे से याद रखना है। वी.आर. अंबेडकर जी ने क्या किया था, इसकी स्थापना नहीं की थी, इसको क्या बनाया गया था, चेयरमैन। अब बात कभी कभी पेपर में पूछी जाती है, दो बातें कि अंबेडकर जी कहां से इलेक्टेड होके आए थे, कहां से चुन के आए थे। बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल होता है। कोई कहता है बंगाल से आए थे, कोई कहता है बम्बई से आए थे, कोई कहता है कहीं से आए थे, कोई कहता है कहीं से आए थे। तो आपको वी.आर. अंबेडकर की दो कहानी याद रखना है। आजाद भारत से पहले, आजाद भारत से पहले अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि जब भारत क्या नहीं हुआ था, सॉरी आजाद भारत की बात करती मैंने, डिवीजन विभाजन से पहले अंबेडकर कहां से चुने गए थे, तो आपको बताना है। ठीक है, बांग्लादेश से चुने गए थे। कहां से चुने गए थे बेटा, बांग्लादेश से चुने गए थे। सॉरी, बांग्लादेश से, बंगाल से चुने गए थे। कहां से चुने गए थे, बंगाल से। परंतु जब डिवीजन हो गया, जिस एरिया से चुन के आए थे वो किसके अंडर में चला गया, पाकिस्तान के अंडर में चला गया। किसके अंडर में चला गया, पाकिस्तान के अंडर में चला गया। तो फिर विभाजन के बाद ये कहां से चुन के आए थे, तो विभाजन के बाद ही चुन के आए थे बेटा, कहां से, तो आपको याद रखना है विभाजन के बाद ये आए थे बॉम्बे से। कहां से चुन के आए थे, बॉम्बे से चुन के आए थे। इस बात को अच्छे से याद रखना है। आपसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है मेरे लाल, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विभाजन से पहले कहां से चुने गए थे, तो बंगाल से। बंगाल के बाद कहां से चुने गए, बॉम्बे से। क्यों, क्योंकि विभाजन के बाद पाकिस्तान के एरिया में चला गया था, इसलिए उसको चेंज करना पड़ा। और फिर वो कहां से चुन के आए, बॉम्बे से चुन के आए। इस बात को अच्छे से याद रखना। और एक प्रतिनिधि, मैंने पहली वाली क्लास में बताया था, एक प्रतिनिधि कितने लाख जनसंख्या को करता था आपका रिप्रेजेंट, तो आपको बताना है 10 लाख जनसंख्या को। ठीक है, तो चेयरमैन कौन हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। कहां से चुन के आए, इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आए थे वो कहां से आए थे, तो आपको याद रखना है वो आए थे आपके बिहार से। वो कहां से आए थे, बिहार से। इसके अलावा आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या बेटा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से क्या थे, मेंबर्स थे, यानी कि इसके सदस्य थे। तो एक नाम है डॉक्टर एंड सुनते जाना,
बहुत अच्छे से, ये पेपर में आने की चांसेस हैं। डॉक्टर एन गोपाल स्वामी अयंगर, इन्हीं गोपाल स्वामी अयंगर ने ही 300 आर्टिकल नंबर 370 लिखा था। इसके बारे में चर्चा जब हम जम्मू एंड कश्मीर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अगला जो था डॉक्टर एन गोपाल स्वामी अयंगर, अगले जो थे आपके कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अयंगर कौन थे बेटा? कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, इस बात को अच्छे से याद रखना है। तीसरा जो आपका होगा वो थे के एम मुंशी या मुंशी बोलते हैं इनको, तो के एम मुंशी। और याद रखिएगा एकमात्र इंसान जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, बाकाया अलग अलग जगह से थे। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि ये कहां से थे, कैसे कैसे आए थे, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। 1 2 3 4, इनको मिला के 5वां है। अगले जो थे मोहम्मद शाहुद्दौला। अगले कौन थे बेटा? मोहम्मद शाहुद्दौला थे। फिर से बता देता हूं, पहले चेयरमैन इनको भी जाना जाएगा क्योंकि ये भी तो मेंबर है। तो 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 5। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अभी तो और भी है, क्या हो जाएगा? चेयरमैन को छोड़कर कितने मेंबर थे? तो आपको चेयरमैन को हटाना पड़ेगा। 1 2 3 4 मैंने बता दिए हैं, अभी 2 और हैं, वो भी बताने जा रहा हूं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। तो देखिए, अब बात कर रहे हैं कि भाई हमने चेयरमैन के बारे में बात की है, हमने 4 लोगों के बारे में और बात की है, यानी कि टोटल 5 हो गए हैं। अभी 2 लोगों के बारे में और बात करने जा रहे हैं। तो भाई हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे और धीमे धीमे जानेंगे कैसे क्या से हमारा विभाजन हुआ था। ये तो मैंने बता ही दिया है कैसे हमारा संविधान बना था। तो आइए, अभी तक हमने पूरे के पूरे कितने पढ़ लिए बेटा? तो आप सभी को पता होगा, हमने अभी तक पढ़ लिए 4। कितने पढ़ लिए हैं बेटा? आपको याद रखना है 4 पढ़ लिए नहीं है, ठीक है। ABCDE तक वो पढ़ लिए, यानी कि अगर देखा जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिला दिया था। तो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए? 5। अब आगे वाले देखना, आगे वाले कौन से होंगे? दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूं, देखिएगा। एक अगले थे VL मित्रा। कौन थे बेटा? VL मित्रा थे। और BL मित्रा जो थे, याद रखिएगा, BL मित्रा जो आए थे, तो आपको याद रखना है VL मित्रा ने अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण यहां से क्या दे दिया? रिजाइन दे दिया। फिर से पेपर में पूछा जाएगा कि VL मित्रा ने किस कारण रिजाइन दिया, तो आपको बताना पड़ेगा स्वास्थ्य कारणों के कारण रिजाइन दिया। और रिजाइन दिया तो फिर इनके स्थान पर कौन आया? इनके स्थान पर आए भैया एक नए व्यक्ति, जिनका नाम था क्या बेटा? याद रखिएगा, एन माधवराज। कौन आए बेटा? एन माधवराज आए। कौन आए बेटा? एन माधवराज आए। इस बात को अच्छे से याद रखना है। VL मित्रा के स्थान पर कौन आए? एन माधवराज आए। ये पेपर में पूछा जाएगा, सीधा सीधा है। BL मित्रा के स्थान पर कौन आया, तो आपको बताना पड़ेगा, ये बात याद रखना है। अगला व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को भी सुन लीजिएगा। अगले व्यक्ति है DP खेतान। अगले व्यक्ति कौन है? DP खेतान। और DP खेतान की बात याद करना है। DP खेतान की डेथ हो जाती है कब बेटा? तो आपको याद रखना है 1948 में इनकी डेथ हो जाती है। 1948 में डेथ हो जाएगी तो इनके स्थान पे भी किसी को लाना पड़ेगा। तो इनके स्थान पर एक नए व्यक्ति आए, इनके स्थान पर एक नए व्यक्ति आए, जिनका नाम रखा गया क्या बेटा? TT कृष्णाचारी। TT कृष्णाचारी इनके स्थान पर आए। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा
क्या पेपर में पूछा जाएगा कि भाई डीपी खेतान के स्थान पर कौन आया, टीटी कृष्णाचार्य आए, बीएल मित्रा के स्थान पर कौन आया, माधव राव आए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णाचार्य क्यों आए, तो आपको बताना पड़ेगा 1948 में इनकी डेथ हो गई थी, इसी वजह से आना पड़ा। ये तो आपको याद रखना है, ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। इतना आपका ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी होने के बाद यानी कि आपको याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, ये सारी चीजें हो गई, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है क्या कि अब यहां से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो उसके बारे में देखिएगा क्या प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो आपको बताना है यहां से क्या करेंगे, ये लोग प्रकाशन करेंगे, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको प्रकाशन करेंगे न्यूज़पेपर में, क्योंकि हमने बना तो दिया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम इतने विद्वान नहीं है कि हमसे कोई गलतियां ना हो। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है। इसको प्रकाशन किया गया, प्रकाशन कब किया गया, तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा फर्स्ट टाइम कब इसको प्रकाशन किया गया, तो फर्स्ट टाइम इसको प्रकाशन किया गया फरवरी 1948 में इसको प्रकाशन किया गया और कहा गया कि जिसको जितनी गलतियां लगती हैं वो हमको सुझाव में दीजिए। न्यूज़पेपर के माध्यम से उसको प्रकाशन किया गया और कहा गया जिसको जितनी गलतियां लगती हैं, इन्होंने टाइम भी दिया कि 8 महीने का टाइम है आपके पास, 8 महीने में जिसको जितनी गलतियां लगती हैं आप उस पर क्या करें, हमको भेजें, इसके बाद हम उन पर चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद अगर लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है तो हम उस पर क्या करेंगे, उस पर संशोधन करेंगे। अब यहां से बात स्टार्ट होगी कि हमको ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या चीजें दी। यहां से यहां से क्या होगा, यहां से पूरी चीजें मिलना स्टार्ट होंगी। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से ड्राफ्टिंग कमेटी ने यहां से रियल में बना दिया, तो 8 महीने का टाइम दिया, प्रकाशन किया। अब यहां से हमको क्या मिलेंगे, सुझाव मिलेंगे, हम उन सुझावों को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर इसको एक फाइनल ड्राफ्ट में लाएंगे, फाइनल करके एक बार फिर से प्रकाशन करेंगे। इसके बाद इसके सेशन बुलाए जाएंगे, बातें करेंगे, इनके मतलब समझाएंगे कि आने वाली प्रोसेस क्या होगी, आने वाले भविष्य में इसकी जरूरतें क्या होंगी। तो अब इस सारी की सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि फर्स्ट सेशन कब हुआ, सेकंड सेशन कब हुआ, थर्ड सेशन कब हुआ, हमारे यहाँ नेशनल फ्लैग कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, और राष्ट्रीय रिवर कौन है, नेशनल रिवर कौन है, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम लोग आएंगे किस पे बेटा, हम लोग आएंगे फिर JNK, हैदराबाद, जूनागढ़ पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके लिए आपको वीडियो कैसा लगा एक बार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।